नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने फोर्थ चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कैपिटलिज्म का टॉपिक, कैपिटलिज्म, लिबरलाइजेशन, कंजम्पशन एंड हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर सोशल लाइफ। सो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। पूंजीवाद एक सामाजिक संस्था के रूप में हम कैसे देख सकते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकली बात करें तो कैपिटलिज्म की सबसे पहले बात करी थी मार्क्स ने। और मार्क्स का कहना ये था कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम कोई कमोडिटी, कोई पण्य, कोई चीज़ जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग लेबर। और वो जो लेबर है वो वेज लेबर होता है जिसको दिहाड़ी, रोज़ की दिहाड़ी पे रखा जाता है या उसको उसके लेबर के पैसे दिए जाते हैं या मेहनताना दिया जाता है जो कि बराबर नहीं होता उसकी मेहनत के। तो जब भी हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे तब हमें 2-3 चीज़ें जान लेना ज़रूरी है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैपिटलिज्म के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है, ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस विच गिव्स राइज टू क्लास स्ट्रक्चर। अब पूंजीवाद के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर सबसे पहले मार्क्स ने बात करी है कि जो ये सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि कुछ मोड ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई किए जाते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन से हमारा मतलब है कि उस किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या विधि अपनाई गई है, किस तरीके से वो चीज़ बनाई गई है। और उसको बनाने के अंदर एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। मतलब कि जो भी लोग उसको बनाने में जुटे हैं, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जुटे हुए हैं, उनके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है और वही रिलेशन हमारे समाज में एक क्लास स्ट्रक्चर बनाता है कि किस तरीके से क्लासेस जो हैं वो हायरार्किकली डिवाइडेड हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल थैंक्स टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब ये देखिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें 2-4 चीज़ें और जान लेनी ज़रूरी हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मायने हैं मार्क्स के। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किस तरीके से बनाई जा रही है। और मार्क्स का ये कहना है कि हिस्टोरिकली अगर हम डिफरेंट पीरियड्स को देखें तो जो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा है वो हमेशा बदलता रहा है। उन्होंने 5 तरीके के टाइप्स बताए हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन जो ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड्स हैव बिन डिफरेंट। अब जैसे उन्होंने पहले एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करी है कि किस तरीके से एशिया के अंदर पुराने समय में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता था। वहाँ पे मोनार्की होती थी और जो गांव के लोग हैं वो जो हैं किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जुटे होते थे, लेकिन उस सामान को बनाने की जो सरप्लस वैल्यू थी वो एक्सप्लॉइट की जाती थी रूलर्स द्वारा। बहुत ही टिरेनिकल रूल होता था उस समय में। और वो फिर दूसरा एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं कि प्राचीन समय में किस तरीके का मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा करता था, कि चीज़ें किस तरीके से बनाई जाती थी। उस समय में बहुत ही प्रिमिटिव जो समाज था वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में था। जो लेबर था वो बहुत कम था। ऐसा जो आज हम जिसे लेबर समझते हैं वो उस तरीके का लेबर नहीं था। इनफैक्ट कलेक्टिव वर्क किया जाता था, लोग मिलके आपस में काम किया करते थे। जो रिसोर्सेज होते थे वो कॉमनली ओन्ड बाय एवरीवन। उसके बाद उन्होंने फ्यूडल समय की बात करी है, जिस समय में एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स होते थे और वो अपने अंडर स्लेव्स रखते थे या पेजेंट्स जो होते थे उनको ओन किया करते थे। जो हमारा लेबर था वो लेबर जो है वो खरीदा हुआ होता था उनके अंडर में एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स द्वारा। और जो रूलिंग क्लास थी वो ओन करती थी लोअर क्लासेस को।
उसके बाद आया कैपिटलिस्ट का समय, पूंजीवाद का समय, और उसमें हम देखते हैं कि 2 क्लासेस में बट गया है हमारा समाज, हैव्स और हैव नॉट्स में, रूलर्स एंड रूल्ड के अंदर, जिसमें हम लिटरली तो ओन नहीं करते हैं, जो पूंजीपति हैं वो लिटरली लेबर क्लास को ओन नहीं करते हैं, लेकिन उनके मन में एक फॉल्स कॉन्शियसनेस पैदा की जाती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका सही मेहनताना आपको दिया जा रहा है, और वो एक तरीके से जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन करते हैं। जो रूलिंग क्लास है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती है और कंट्रोल करती है। और उसके बाद में कम्युनिस्ट समय की बात की जा रही है, सोशलिस्ट समय की, जिसमें कार्ल मार्क्स ने इमेजिनरी तौर पे बताया है कि किस तरीके का लेबर उस समय में होगा। उस समय में क्लासेस जो होंगी बहुत ही इक्वल होंगी, कोई हायरार्किकल डिवीज़न नहीं होगा डिफरेंट क्लासेस के बीच में, कोई रूलर और रूल्ड नहीं होगा, सब लोग मिल के फ्रीली और क्रिएटिवली किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। अब जब भी हम मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमें 1-2 चीज़ें और समझ लेनी चाहिए कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से हमारा मतलब है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कोई भी वो सारा सामान जो किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे नॉलेज, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, लेबर, लैंड, फैक्ट्रीज, कैपिटल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये हमारे मीन्स हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बिना लेबर के कुछ नहीं है। जो लेबर है वो इसके अंदर मेहनत करके, अपना काम करके इसके अंदर वैल्यू ऐड की जाती है। जो एक चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, कोई कमोडिटी जो है, उसकी जो वैल्यू है वो तभी बनती है जब उसके ऊपर लेबर लगती है। और दूसरा हमारा पॉइंट है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से हमारा मतलब है जो 2 डिफरेंट क्लासेस इस किसी भी चीज़ को बनाने में जुटी हुई हैं, उन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। जैसे एक रूल्ड क्लास होती है, एक रूलिंग क्लास होती है। एक बुर्जुआ, रूलिंग क्लास को ही हम बुर्जुआ कहते हैं, इट्स अ फ्रेंच टर्म, बुर्जुआजी, यानी अपर मिडिल क्लास पीपल। और जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो है प्रोलेटारिएट। तो हैव्स एंड हैव नॉट्स, रूलर्स एंड रूल्ड, इस तरीके का हमारी सोसाइटी के अंदर एक क्लास स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत ही अनइक्वल सिस्टम है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, डीलिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है कैपिटलिज्म का, वो यही है कि वो एक अनइक्वल क्लास स्ट्रक्चर बना देता है, जिसके अंदर एक क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है और बहुत ज़्यादा उनको धन मिल रहा है, वेल्थ मिल रही है, हर चीज़ से उनको फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरी क्लास है जिसको बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उतना मेहनताना भी उन्हें नहीं मिलता जितनी वो मेहनत करके किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम वापस बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कैपिटलिज्म की। अब हमने ये समझ लिया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है और जब जो क्लास स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से पैदा होता है किसी सोसाइटी के अंदर। तो इस सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रक्चर पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरीके से, क्या मोड्स यूज़ करके और किस रिलेशन के साथ में आप किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, इकोनॉमी डजंट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स बट इज़ मेड अप ऑफ रिलेशन बिटवीन पीपल। अब देखिए यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और इकोनॉमी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या है। अर्थव्यवस्था कमोडिटी से मिलके नहीं बनी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, बल्कि इकोनॉमी जो है इज़ मेड अप ऑफ रिलेशन बिटवीन पीपल। क्या रिलेशन है डिफरेंट क्लासेस के बीच में, वही तय करता है कि अर्थव्यवस्था हमारी क्या और कैसी होगी।
who are connected to one another through the process of production। और ये जो लोग हैं, जो डिफरेंट क्लासेस हैं, ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, जिस तरीके से कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है उस प्रोसेस में आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे एक पूंजीपति है तो उसके लिए काम कौन कर रहा है? एक लेबर क्लास। तो ये आपस में एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड है और यही रिलेशन हमारी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। और तीसरी चीज़, अब देखिए इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है लेबर का, जो इसमें श्रमिक है उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है और उसको उतना पैसा नहीं मिलता है, उतना वेज उसको नहीं मिलता है जितना वो डिज़र्व करता है, जितनी वो मेहनत करता है। इसीलिए लेबर, जो उसकी मेहनत है, जो उसका श्रम है, वो खुद एक कमोडिटी बन जाता है क्योंकि उसको काम करने के पैसे मिलते हैं। वो जिस दिन काम करेगा, जितना काम करेगा, उतना ही उसे पैसा मिलेगा। तो वो अपना श्रम बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है। तो जो लेबर पावर है, श्रम शक्ति जो है, वो ये जो पावर वर्ड है यहाँ पे, ये काफ़ी आप देखेंगे बहुत ही मिसनोमर है। तो यहाँ पे शक्ति वाकई लेबर के पास में नहीं है। शक्ति किसके हाथ में है? शक्ति कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में है। लेकिन जो लेबर पावर है उससे हमारा यहाँ पे मतलब है कि वो अपना जो लेबर है, श्रम बेच के जितने अर्न करते हैं वेजेस, उसी को हम लेबर पावर कहते हैं, जो उनकी श्रम है। अब देखिए इस तरीके के क्लास स्ट्रक्चर में जब भी हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे तो सोसाइटी के अंदर कैपिटलिज्म में दो तरीके की क्लासेस डिवाइड हो जाती हैं। एक तो वो हैं जो रूल करते हैं लेबर क्लासेस को, और दूसरे हैं हमारे वर्कर्स यानी लेबर क्लास। अब कैपिटलिस्ट कौन है? कैपिटलिस्ट वो हैं जो ओनर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। जब हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी तो मैंने आपको समझाया था कि उसके अंदर क्या क्या आता है। नॉलेज, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, लेबर, लैंड, फैक्ट्रीज, कैपिटल एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को जो ओन करते हैं, जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, जिन्होंने ये चीज़ें खरीद रखी हैं, वही हैं हमारे कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। ये हमारे ओनर हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। और ये वर्कर्स को जितना वो वैल्यू का सामान या कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे कम पैसा देते हैं। और जो अतिरिक्त वैल्यू, जो ऊपर से जो उनको कमाई होती है, मान लीजिए कोई एक कमोडिटी प्रोड्यूस की गई किसी फैक्ट्री के अंदर, और जो कैपिटलिस्ट है वो एक वर्किंग क्लास को या एक लेबर को उसका 10 रुपये दे रहा है, लेकिन मार्केट में वो उस चीज़ को 75 रुपये का बेच रहा है। तो जो 65 रुपये जो उसकी सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य जो है फ्रॉम द लेबर, वो इसके पास ही रह जाती है। या ये जो है इस तरीके से वर्किंग क्लास का शोषण करते हैं। और कैपिटलिस्ट के लिए जो फ्रेंच टर्म यूज़ हुआ है वो है बुर्जुआ, यानी बुर्जुआजी क्लास, अपर मिडिल क्लास कैपिटलिस्ट लोग जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को। और वर्कर्स के लिए हमने कौन सा टर्म यूज़ किया है? प्रोलेटारिएट। और ये वर्कर्स कौन है? जो अपना लेबर बेच के, जो अपना श्रम बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। और किनको बेचते हैं ये अपना श्रम? कैपिटलिस्ट क्लास को। ओके, आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बेस है कैपिटलिज्म का। अगर आपको इसमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो द वीडियो। अब देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कमोडिफिकेशन। कमोडिटी मतलब पण्य, कोई चीज़, कोई ऐसी जिस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन जब हम उस उत्पादन को यूज़ कर रहे हैं तो या हम उसको बना रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में और उसको बेच भी रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कमोडिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे एक बार हम पढ़ लेते हैं, थिंग्स अर्लियर नॉट ट्रेडेड बिकम कमोडिटीज सच एज लेबर। लेकिन यहाँ पे जब हम कमोडिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के बाइंग और सेलिंग की बात कर रहे हैं। जो चीज़ें पहले कभी बेची या खरीदी नहीं जाती थी, अब उनको भी हम देखते हैं मार्केट में बिकते या खरीदते हुए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक बार की बात है, जापान में एक जगह देखा गया कि वहाँ पे एक सुपरमार्केट के अंदर कैन्स के अंदर हिमालय की हवा बेची जा रही थी। क्या आपने पहला कभी ऐसे सुना है?
तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा कमोडिफिकेशन का, जब लोग हवा बेच रहे हैं और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। तो थिंग्स अर्लियर नॉट ट्रेडेड बिकम कमोडिटीज सच एज लेबर। अब देखिए कमोडिफिकेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है लेबर। जब मैं अपनी मेहनत बेचती हूँ और उससे पैसा कमाती हूँ तो वो भी एक पार्ट है कमोडिफिकेशन का। लेकिन कमोडिफिकेशन के अपने बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव या नुकसान भी हैं। अब आप देखिए कि हम एक इस तरीके के समाज में, आज का जो हमारा ग्लोबलाइजेशन के समय में जो हमारा समाज है, आप देखेंगे यहाँ पे हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ खरीदी जा रही है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे जिसकी बात करी है वो है किडनीज़। आप देखेंगे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत है, गरीब इंसान, वो अपनी किडनी तक बेचने को मजबूर हो जाता है। किसको? एक उस इंसान को जो रिलेटिवली उससे अमीर है और जिसे किडनी की ज़रूरत है, और वो अपने जीवन बचाने के लिए उस किडनी को खरीदता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम एक इस तरीके के समाज में रहने लग गए हैं जहाँ पे हम ऑलमोस्ट हर चीज़ को खरीदते और बेचते हुए देख सकते हैं। और सिर्फ चीज़ें ही नहीं, इनफैक्ट हम स्किल्स भी बेच रहे हैं। आज के समाज में हम स्किल्स भी बेच रहे हैं जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल है मैरिज का। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी और उसमें जो है परिवार वाले ही शामिल होते थे, जो इसमें परिवार वाले लड़का या लड़की ढूंढते थे और फिर शादी की जाती थी। लेकिन आज जो है मैरिज हैज़ बिकम अ कमोडिटी। क्यों? क्योंकि हम न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टिजमेंट देख सकते हैं, बड़े बड़े मैरिज ब्यूरोज देख सकते हैं जहाँ पे पैसे लेके आपके लिए लड़का या लड़की ढूंढा जा सकता है। वेबसाइट्स, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हम देख सकते हैं जहाँ पे लोग लड़के लड़की ढूंढने के लिए पैसे देते हैं। तो ये कमोडिफिकेशन के 2 या 4 एग्जाम्पल्स की हमने बात करी है। तो कमोडिफिकेशन एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ बाइंग और सेलिंग है। जो चीज़ें पहले कभी बेची या खरीदी नहीं जाती थी, अब वो भी बहुत बड़ी तादाद में खरीदी या बेची जाती हैं। अब जो चीज़ें खरीदी या बेची जा रही हैं उनका उपभोग भी हम कर रहे हैं, यानी उनको कंज्यूम कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन हो रहा है। और कंजम्पशन जो है वो हमारा सिर्फ इकोनॉमिक या फिज़िकल कंजम्पशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये कंजम्पशन हमारा सिंबॉलिक हो गया है। आज मैं अगर फ़ोन खरीदती हूँ तो फ़ोन मैं सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं खरीदती, मुझे चाहिए आईफोन। क्यों? क्योंकि आईफोन की सिंबॉलिक वैल्यू है, वो मेरा स्टेटस दर्शाता है समाज के अंदर। तो मैं जितने ज़्यादा पैसे खर्च करूँगी उतना ज़्यादा मेरा स्टेटस दिखेगा समाज के अंदर। तो जब भी एक कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है बाज़ार में जाके अपने कंजम्पशन के लिए, और वो उसके कितने पैसे देता है, वो उसके इकोनॉमिक स्टेटस को दर्शाता है। और आज के समय में हम सिर्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदते, रादर हम अपने इकोनॉमिक स्टेटस को, अपनी कल्चरल प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए चीज़ें खरीदते या बेचते हैं, और उनका हम डिस्प्ले यानी समाज में दिखावे के लिए हम ऐसे चीज़ों को ज़्यादातर खरीदते हैं जिन चीज़ों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है समाज के अंदर। तो एक तरीके से जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं वो सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति को नहीं, बल्कि हमारे लिए वो एक प्रतीक है कि हमारा समाज में क्या स्टेटस है उसका। और इसी चीज़ से एक चीज़ और हमने बात करी है, मैक्स वेबर ने जो बात करी है उसकी, कि मैक्स वेबर ने कहा है कि जो चीज़ें, थिंग्स या गुड्स जो हम मार्केट में खरीदते हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर सोशल स्टेटस। मेरा समाज में क्या स्टेटस है, मेरा क्या प्रभुत्व है, वो क्या, किससे पता चलेगा कि मेरा समाज में क्या स्टेटस है? उनसे जो चीज़ें मैं खरीद रही हूँ बाज़ार में। जैसे कि ब्रांड्स ऑफ सेलफोन, आज लोग जो हैं जो आईफोन खरीदते हैं, वो आईफोन क्यों खरीदते हैं? इसलिए नहीं कि वो अच्छा काम करता है, इसीलिए क्योंकि वो आईफोन है। और समाज में आईफोन का एक अपना सिंबॉलिक सोशल स्टेटस है जिसको मैं डिस्प्ले करने में काफ़ी
लुत्फ़ उठाती हूँ। अब जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जो डिफरेंट स्टेटस ग्रुप्स हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को ख़रीदते हैं, और ये चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं इनकी ब्रांड वैल्यू होती है, ये हमारे लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं। और हमारा जो लाइफस्टाइल है इज़ मेनली मेड अप ऑफ द कंजम्पशन दैट वी डू। तो एक जो कंजम्पशन है वो हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे मूव ऑन करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो कि है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं भूमंडलीकरण। और ग्लोबलाइजेशन से हम समझते हैं कि जो इंटर कनेक्शंस जो बने हैं, इंटरलिंकिंग जो हुई है लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स की, चीज़ों की, और ये जो भारत में हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसका जो चलन है या जो भारत में जो ग्लोबलाइजेशन आया वो 1980s में आया मेजरली, जब हमने एलपीजी की पॉलिसीज़ अपनाई, जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में शामिल किया। और ये सिर्फ जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो सिर्फ इकोनॉमिकली हम इसको रेफ़र नहीं करते, रादर ग्लोबलाइजेशन के अंदर पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर हर चीज़ की मूवमेंट हुई है, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, लोग हों, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, हर चीज़ की मूवमेंट और डेवलपमेंट हमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखने को मिली है। चाहे वो इकोनॉमिकली हो या कल्चरली हो या पॉलिटिकली हो, चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मूव हुई हैं, या मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये होगा कि जो हम मार्केट में चेंज देखते हैं, changes in the market in one part of the world have profound impact in another part of the world। अब देख जैसे कि हम कोरोना, आजकल हम लॉकडाउन के पीरियड से गुज़र रहे हैं, और हम ये बहुत अपनी आम ज़िंदगी में देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी एक मार्केट में आया हुआ चेंज दुनिया की किसी दूसरी मार्केट में इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी जो है या इंडिया की जो मार्केट है वो यूएस इकोनॉमी या मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर यूएस की इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आएगा तो उसका डायरेक्ट असर हमें इंडिया की इकोनॉमी या मार्केट में देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जांपल 9/11 का भी हो सकता है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था तो हमने देखा था कि पूरी दुनिया में मार्केट किस तरीके से गिर गई थी। और एक और एग्जांपल हम बीपीओ इंडस्ट्रीज़ का देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो इंडिया का जो लेबर है या स्किल्स है उसको यूज़ करके वहाँ पे काम करती हैं, और इंडिया का जो स्किल है या लेबर है या लोग हैं वो इसीलिए उनकी सर्विस इतनी ज़्यादा ली जाती है क्योंकि वो लो कॉस्ट पड़ती है। बाहर के मुकाबले में यहाँ पे तनख्वाहें लोगों को काफ़ी कम दी जाती हैं, तो कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है जब उन्हें चीप लेबर इंडिया के अंदर मिलता है। इसका एक एग्जांपल हमें अभी काफ़ी पढ़ने में आया था, जब कोरोना के समय में हमने पढ़ा है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया के जो स्टेट है केरला, वहाँ की लेबर एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें तो वहाँ पे जाके अच्छा पैसा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में हो सकता है हमें उतना अच्छा लेबर नहीं मिलता, लेकिन वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होता है हमारा स्किल्स और लेबर लेके, क्योंकि उन्हें शायद अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अस, और जिससे हमारे नेशनल इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि हमें रेमिटेंसेस मिलते हैं स्टेट्स को, और जो बाकी नेशनल डेवलपमेंट में यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी से हटके अगर हम जब कल्चर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने आता है योगा या आयुर्वेद का, जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा वेस्ट में देखने को मिलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सराहा या यूज़ किया गया है। आजकल बाहर के लोग बहुत ज़्यादा योगा करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत फेमस हैं, तो ये एक तरीके की मार्केटिंग है।
जिसमें आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो स्पिरिचुअल और नॉलेज सिस्टम है वो खरीदा और बेचा जा रहा है। तो आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के समय में इनफैक्ट कल्चर का भी कंजम्पशन हो रहा है। कल्चर हैज़ ऑल्सो बिकम अ कमोडिटी, क्योंकि कल्चर जो स्ट्रिक्टली हमारे कल्चर का पार्ट हुआ करता था, आज उसको हम खरीद या बेच रहे हैं। लोग अपनी योग की वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और लाखों का मुनाफा कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो कल्चर है वो एक कमोडिटी बन गया है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे अगर आप कभी राजस्थान जाएं, राजस्थान में चौकी धाणी करके एक जगह है, वहाँ पे आप अंदर घुसेंगे तो पूरा राजस्थानी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, उस कल्चर को एक्सप्लॉइट करके वहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है। तो दैट राजस्थानी कल्चर हैज़ बिकम अ कमोडिटी for the man who is running that entire firm or company or restaurant। तो आप देखेंगे कि जो मेजर टूरिस्ट एरियाज़ हैं पूरे भारत में, आप कुछ भी देख सकते हैं, जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे हमारे कल्चरल या जो हमारे एनवायरमेंटल जो एरियाज़ हैं या जो चीज़ें हैं उनको हमने कमोडिटी में चेंज करके उनसे पैसा कमाया जा रहा है और हम उस चीज़ को देखने के या कंज्यूम करने के पैसे देते हैं और सामने वाला पैसे लेता है। ओके, तो अब जबकि हम समझ चुके हैं कि कमोडिफिकेशन, कंजम्पशन और बाज़ारीकरण जब इतना ज़्यादा हो गया है तो उसके क्या रूल्स या नियम्स हैं। जब 1980s में LPG की पॉलिसीज़ आई थी तो एक्चुअल में उन पॉलिसीज़ में हमने क्या चेंज किया था वो पढ़ेंगे अभी हम। तो सबसे पहला जो लिबरलाइजेशन के अंदर जो चीज़ आई थी वो ये था कि इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ पॉलिसीज़, जिसमें जब सबसे पहली पॉलिसी थी वो ये थी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जो पहले गवर्नमेंट के अंडर में जो एंटरप्राइजेस थी, जो चीज़ें सोली गवर्नमेंट हैंडल किया करती थी, अब उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया गया था। ये जो एंटरप्राइजेस थी, जो मार्केट थी, वो प्राइवेट लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए खोल दी गई थी। तो लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज टू प्राइवेट कंपनीज हैपेंड। अब यहाँ पे क्या था, जो गवर्नमेंट खुद ओन करती थी जिन कंपनीज को, वो खोल दिया गया किन के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए। ओके, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे हिंदुस्तान जिंक, जो कि पहले गवर्नमेंट ओन था लेकिन बाद में ये प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया गया एंड नाउ इट इज़ ओन्ड बाय अ प्राइवेट फर्म। उसके बाद लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। पहले 1980 से पहले की अगर हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे बाहर के लोगों के लिए, कि अगर कोई बाहर से आता यहाँ पे अपनी कैपिटल या कल्चर लगाता, कैपिटल या लेबर लगाता या यहाँ पे ट्रेड करना चाहता, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का सामना उन्हें करना पड़ता था। लेकिन 1980s की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में इन रेगुलेशंस को बहुत हद तक कम कर दिया गया था और रेगुलेशंस के साथ साथ हमने टैरिफ्स, इंपोर्ट ड्यूटीज़, इनमें भी काफ़ी रिडक्शन किया था। तो जो फॉरेन गुड्स थे वो बहुत ही आराम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जा सकते थे। और इसके अलावा हमने फॉरेन कंपनीज़ को एक्सेस दिया था बहुत बड़े लेवल पे कि वो यहाँ पे आएँ और अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। तभी हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े बाहर के ब्रांड्स हैं, जैसे नाइकी है, रीबॉक है या अडीडास हैं, या और बहुत सारे हज़ारों करोड़ों ब्रांड्स हैं जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, जो आज जो बहुत बड़ी मात्रा में भारत के अंदर जिन्होंने पैर पसार लिए हैं। तो दिस इज़ ऑल these regulations made marketization। तो इन सब रेगुलेशंस के आने की वजह से हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे जो चेंजेस आए उन्हीं को हम कहते हैं मार्केटाइजेशन। और मार्केटाइजेशन के बेसिकली अंदर हमने जो इकोनॉमिक कंट्रोल था, जो रेगुलेशन था गवर्नमेंट का, उसको रिलैक्स या रिमूव करने की कोशिश करी। इंडस्ट्रीज़ को हमने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया, और जो गवर्नमेंट कंट्रोल था हमारा वेजेस पे, प्राइजेस पे, उसको काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया। अब
ये जो मार्केटाइजेशन हुआ, जो बाजारीकरण हुआ, इसके अपने समर्थक भी हैं, लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले काफ़ी लोग भी हैं। अब देखिए, इसका समर्थन करते हैं, उन लोगों का कहना है, उनका जो एक आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इस तरीके से जब हम डीरेगुलेट कर देंगे मार्केट को और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर देंगे, तो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी हमारे मार्केट में, क्योंकि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज़। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। और ज़्यादा बेहतर तरीके से नेशनल डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा पैसा कमाया जा सकेगा अगर मार्केटाइजेशन हो जाएगा तब। और इसके बाद जो हमारा लेकिन हम अगर देखें तो जो एलपीजी की पॉलिसीज़ हैं उनका मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा है। उनका फ़ायदा हुआ है तो उनका नुकसान भी काफ़ी हद तक हुआ है। जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स इट्स पीपल, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं। सब्सिडीज़ काफ़ी कम कर दी गई हैं। जो कुछ सेक्टर्स जैसे सॉफ्टवेयर, आईटी, एग्रीकल्चर में तो हो सकता है फ़ायदा हुआ हो, या ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भी, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमें फ़ायदा हुआ हो। लेकिन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि फॉरेन एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। लेकिन इससे जो है कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडियन फार्मर्स का। लिबरलाइजेशन से पहले जो है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ मिला करती थी सरकार द्वारा। सब्सिडीज़ के साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता था जो किसानों को दिया जाता था। लेकिन अब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसको काफ़ी कम कर दिया गया है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है एक इंसान को या एक एंटरप्रेन्योर को। और जो वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब हम बात करते हैं एक स्टेट की एज अ वेलफेयर स्टेट, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट्स को लेनी चाहिए फॉर देयर पीपल, टूवर्ड्स देयर पीपल, वो काफ़ी कम हो गई हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फॉरेन ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। और इससे क्या हुआ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने काफ़ी सेक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दिए। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स निकला करती थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हमारा, असंगठित क्षेत्र, जिसमें लोगों को पैसा कम मिलता है, जिसमें लोगों के पास सिक्योरिटी, पेंशन, बीमा, ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, वो बहुत बढ़ गया है। तो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक बढ़ गई है थैंक्स टू एलपीजी की पॉलिसीज़। लेकिन ये हमारे देश के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं, डेली वेजेस पे लोग कमाते हैं। इसमें सिक्योरिटी नहीं है, इसमें पेंशन नहीं है, इसमें बीमा नहीं है। और जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, जबकि अगर यही सरकार द्वारा ओन किए जाते तो लोगों को अच्छी पे मिल सकती थी, सिक्योरिटी मिलती, पेंशन, बीमा, जो भी एक परमानेंट जॉब के जो फ़ायदे होते हैं वो सब उन्हें मिलते। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भारत के अंदर काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। और इसी को अगर हम आज देखें, हम कोविड-19 से गुज़र रहे हैं, तो लॉकडाउन के पीरियड में इतने बड़े लेवल पे माइग्रेंट्स को परेशानी हुई है, लेबरर्स को परेशानी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि भारत का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो कितना ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से लोगों को गुजरना पड़ता है। अब कंक्लूजन में हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंक्लूड हमने किया है इस चैप्टर के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल प्रॉब्ली डू द ग्लॉसरी पार्ट, और ग्लॉसरी में जो मेजर टर्म्स हमने आज डिस्कस किए हैं इस पूरे चैप्टर के दौरान 2 या 3 वीडियोज़ में, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो कंक्लूजन में हम पढ़ते हैं कि जो अलग अलग तरीके की मार्केट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि हमने देखा कि ट्राइबल मार्केट से लेकर जो हार्ट्स हैं उनसे लेके बड़ी बड़ी मार्केट्स, एक्सपो मार्केट्स तक हमने देखा, ऐसी मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। और जो मार्केट्स हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि
इन मार्केट्स को हम लोगों से हटके नहीं देख सकते। जो क्लास, कास्ट, जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है इन मार्केट्स के अंदर। जो मार्केट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली बदल रही हैं, ब्रॉड हो रही हैं, जैसे जैसे लोग और जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड और एडवांस होती जा रही है, हम वो चेंजेस अपने मार्केट के अंदर भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट एंड राइट डाउन योर क्वेश्चंस बिलो in the comment section. I will try my best to answer your queries. Thank you so much.